Hi friends, this is Rohit and today we'll discuss on यूनिट फर्स्ट क्लास टेंथ एनसीईआरटी एंड सीबीएसई। देखो मैंने कल जो सिलेबस डाला था टेंथ क्लास का एनसीईआरटी और सीबीएसई का, उसमें मैंने तुमको बताया था कि अपने पास टोटल टेंथ की बुक में एनसीईआरटी में 7th यूनिट है और 15th टोटल चैप्टर हैं, जिसमें से यूनिट नंबर फर्स्ट आज स्टार्ट करते हैं। देखना, यूनिट फर्स्ट का नाम जो कल मैंने बताया था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें देखो ओनली वन ही चैप्टर है रियल नंबर। यूनिट फर्स्ट में ओनली वन अलोन चैप्टर है नंबर सिस्टम, वास्तविक संख्याएं। और मैंने कल बताया था कि ये जो अकेला यूनिट है फर्स्ट, अकेला चैप्टर 6th मार्क कैरी करता है, यानी 1%। 6th मार्क्स यानी 1% कैरी करता है। तो लेट्स स्टार्ट। देखना, देखो फर्स्ट चैप्टर है। देखो सबसे पहले तो रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, उनके बारे में मैं थोड़ी सी देखो डिस्कस करता हूँ कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो इसमें देखो जो रियल नंबर हैं, अब तक अपने पिछली क्लास में पढ़ा रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो देखो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो अपने का जो नंबर मिलता है, दोनों का कंबाइन होने के बाद दोनों का सम कर दूं, या एक दोनों का सम करके एक बड़ा सारा नंबर बन जाएगा दोनों का ऐड होके, तो वो जो बड़ा नंबर आएगा वो सारे ही कहलाते हैं रियल नंबर। मेनली अगर मैं बात करूँ तो रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर अपन 8th से पढ़ के आते हैं, 8th 9th और 10th में आ गए। तो रैशनल नंबर की मैं फिर एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ कि ऐसा नंबर जिसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके, जहाँ पर डिनोमिनेटर क्यू, हर की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर की 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई वो तो नंबर ही डिफाइन नहीं होता जिसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाए 0, वो नॉट डिफाइन नंबर है। अभी तक वो डिफाइन नहीं है, वो नंबर नॉट डिफाइन। अगर नीचे 0 आ गया डिनोमिनेटर में तो उसको इनफाइनाइट बोल देते हैं, लेकिन इनफाइनाइट भी नॉट डिफाइन ही है। तो देखो इसमें p अपॉन क्यू के फॉर्म का नंबर, जहाँ डिनोमिनेटर हर q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और p और q का HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर HCF का एक दूसरा नाम है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हिंदी में बोले तो महत्तम समापवर्त्य, दोनों का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक, वो ऐसा नंबर जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है q से, और p अपॉन क्यू की फॉर्म का, और q की वैल्यू क्या नहीं हो, 0 नहीं हो, और p और q का HCF कितना होना चाहिए, HCF या GCD होना चाहिए 1। ये भाई GCD 1 क्यों होना चाहिए, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा। तो देखो ये जो रैशनल नंबर है, इनको इसको अगेन डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, और ये है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को शो करते हैं क्यू डैश या फिर क्यू सी से, और ऐसा नंबर जिसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, ये देखो कट कर रखा है, बराबर करके इक्वल करके कट कर रखा है, लेकिन q की वैल्यू तो उसमें भी 0 नहीं होगी, डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 तो किसी भी नंबर में नहीं हो सकती है। अब देखो अगेन रैशनल नंबर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से मैं बताता हूँ। देखो एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव। शांत दशमलव बोले तो एक ऐसा डेसिमल नंबर जो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट बाद, आफ्टर सम डिजिट्स क्या हो जाए, ब्रेक लग जाए, उस पर रुक जाए। यानी देखो 0.678 है, 3 डिजिट के बाद रुक गया, 0.47 है, 3 डिजिट के बाद रुक गया, या फिर 0.1235 है, ये भी 4 डिजिट के बाद रुक गया, और ये नंबर 5 डिजिट के बाद रुक गया। ऐसा नंबर डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद क्या हो जाए, वो रुक जाए। हो सकता है 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट के बाद रुक जाए, यानी रिपीट नहीं हो, वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। ऐसे ही देखो इसका जो दूसरा पार्ट है वो है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रुके नहीं बट रिपीटिंग, लेकिन क्या करता जाए, सेल्फ में रिपीट होता जाए, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। देखो अशांत आवर्ती, आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी हो जिसकी, वो क्या करने लग जाए, खुद ही रिपीट होने लग जाए। जैसे देखो 0.33333 ऐसे ही चलते रहेंगे 333, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट रिपीट होते हैं, जैसे यहाँ पर एक डिजिट 3 रिपीट हो रहा है, तो शो करने का तरीका क्या था, उसके ऊपर बार लगा देते हैं डेसिमल के बाद। जैसे 0.3 की बार का मतलब क्या है, 0.333, इनफाइनाइट बार 3333 चलता रहेगा।
ऐसे ही आगे देखो 0.23 पे बार लगा हुआ है, यानी 0.23 23 23 23 23 ऐसे ही चलता जाएगा, यानी खुद को क्या करने लग जाए, एक डिजिट के बाद रिपीट करने लग जाए। ऐसे ही देखो 0.48 का मतलब बार लगा हुआ है, 48 48 48, 0.6 की बार यानी कि 0.666666 ऐसे ही चलता जाएगा ये। तो भाई रैशनल नंबर को डेसिमल नंबर के बेसिस पे टू पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो क्या हो जाए, डेसिमल के बाद ब्रेक लग जाए, रुक जाए। एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, यानी अशांत आवर्ती दशमलव, जो रुके तो नहीं डेसिमल के बाद अदर, लेकिन उसमें क्या होता है, चल जाए, रिपीटिशन आ जाए, रिपीटिशन आ जाए। ठीक है, जैसे 0.237 237 237 ऐसे ही चलाते जाऊँ तो इसको कैसे लिखूंगा, 0.237 की बार लगा के इसको शो कर दूंगा। ठीक, तो अब कोई भी रैशनल नंबर होगा वो दो तरीके का होगा, दो तरीके का, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, या रिकरिंग भी बोल सकते हैं इसको। देखो इरेशनल नंबर जो है वो ना तो टर्मिनेट करते, मतलब ना तो उन पे ब्रेक लगता, ना तो वो रुकते डेसिमल के बाद, और ना ही रिपीट होते, नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं होंगे, कुछ अलग ही नंबर बने चले जाएंगे। इसमें देखो एक ऐसा पैटर्न बना है कि अपन पहचान पा रहे हैं कि डेसिमल के बाद कौन से डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यानी पुनरावृत्ति किसकी हो रही है ना। लेकिन इसमें तो देखो कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही, मतलब डेसिमल के बाद अगर पहचान में नहीं आ रहे हैं कि कौन से डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। जैसे देखो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे चलते जाएंगे तो पता नहीं लग पा रहा कौन से डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और इसी को बोलते हैं इरेशनल नंबर, इसी को बोलते हैं इरेशनल। ये देखो ऐसे और एग्जाम्पल ले रखे हैं, इसमें भी नहीं पता लग पा रहा, 0.245689 नहीं पता लग पा रहा। इसमें भी देखो 23.123457891 नहीं पता लग पा रहा है, 45.1298765543 इसमें भी नहीं पता लग। एक देखो ये दो एग्जाम्पल बहुत मोस्ट हैं। देखो पाई, पाई की वैल्यू अपने को पता है 22/7। अब बोलोगे इसको तो p/q में लिख दिया तो ये तो रैशनल हो गया। हाँ ये नंबर रैशनल है, लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है। ये तो भाई अपन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए यूज लेते हैं, या फिर डेसिमल में बोलते हैं 3.14, लेकिन 3.14 के आगे ये रुकती नहीं है, ये वैल्यू ये चलती ही जाएगी, ये चलती जाएगी। इसलिए पाई जो है ध्यान रखना, पाई स्टार लगाता हूँ, पाई एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है ना। ये तो भाई इसकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7, ये तो इसकी बता दी गई है ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में क्या हो जाए, आंसर आ जाए, अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो पाई एक ई होता है, ई के बारे में 10 तक तो अभी तक यूज नहीं हुआ। एक ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल, इसकी वैल्यू होती है 2.7818, और ये भी ऐसे ही चलता जाता है, ना रिपीट करता खुद को ना रुकता। जैसे √2 है, √2 के भी अगर अपन सोल्व करें √2 को तो ये भी रुकेगा नहीं, लेकिन अपने को यूज क्या लेनी है वैल्यू, न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में 1.414 होती है, और √3 की वैल्यू 1.732। लेकिन ये भाई ऐसे नंबर बनते हैं जो ना तो रिपीट होते और ना ही रुकते, इसलिए ये सब रूट वाले ऐसे नंबर जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकला, एन बोल दूँ रूट के अंदर, और एन एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो एन जो होगा ना वो कैसा होगा, इरेशनल होगा, QC या फिर Q' से शो करते हैं। ठीक, तो ये अपने देखो डेसिमल के आधार पर है ना, बेसिस ऑन डेसिमल रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और इरेशनल नंबर को भी 1 पार्ट में डिवाइड किया। तो आई होप कि ये बात आपको समझ आई होगी। देखो रियल नंबर से ही बने थे रैशनल और इरेशनल, अगर दोनों का मैं वापस से सम कर दूं, एक ऐसा नंबर जिसमें सारे रैशनल भी आए प्लस इरेशनल भी आए, तो वो जो नंबर बनेगा पूरा उसको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि सारे, है ना, सारे नंबर छोड़ के इमेजनरी को, इमेजनरी होता है आयोटा, आयोटा की वैल्यू होती है √ का -1। ध्यान रखना कभी भी √ के अंदर माइनस की वैल्यू आ जाए, √ के अंदर किसकी वैल्यू आ जाए, माइनस की, तो वो होता है इमेजनरी नंबर। वो ना तो रैशनल होगा ना इरेशनल होगा, वो होता है इमेजनरी नंबर। कैसा नंबर होता है, इमेजनरी। ध्यान रखना √ के अंदर कभी भी माइनस की वैल्यू नहीं आ सकती, अगर आई भी तो वो कैसा होता है, इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर होता है, इमेजनरी या फिर वर्चुअल भी बोल देते हैं।
देखो रियल रैशनल नंबर अगेन मैं बताता हूँ। देखो रैशनल नंबर को वो तो डेसिमल नंबर के आधार पे डिवाइड किया है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। अब देखो मैं रैशनल नंबर को डिवाइड करूँगा किसके बेसिस पे, फ्रैक्शन या फिर अदर नंबर्स के आधार पे, है ना, बेसिस ऑन अदर नंबर। तो ये डेफिनेशन लिख रखी है एक ऐसा नंबर क्यों जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके, लेकिन क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, रैशनल नंबर। और एच सी एफ पी और क्यू का कितना आता है, वन आता है। देखो रैशनल से ही निकल के आया नेचुरल नंबर, ये तो भाई पहले 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। नेचुरल नंबर ऐसा नंबर जो एक से शुरू हो और कंप्लीट वाला 1 2 3 4, है ना, डिनोमिनेटर में कितना आए, वन आए, डिनोमिनेटर में सबके वन आए, रैशनल है ना। देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है और क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है, और दोनों का एच सी एफ भी कितना आ रहा है, वन ही आएगा दोनों का एच सी एफ। तो ऐसे नंबर जो वन से शुरू हो और इनफाइनाइट तक जाए, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। आजकल बुक में नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर भी बोलने लग गए हैं, धनात्मक पूर्णांक, है ना। कई जगह नेचुरल ना लिख के क्या लिख देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। देखो सेकंड आता है वोल नंबर। वोल नंबर क्या होता है, सारे तो नेचुरल नंबर और उसमें जीरो और ऐड कर दिया, तो एक नया जो नंबर बना विद जीरो विद नेचुरल नंबर, वो क्या बना, वोल नंबर। यानी जीरो से शुरू हुए, नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूडेड नहीं था और इसमें जीरो क्या है, इंक्लूडेड है, जीरो इंक्लूडेड है। तो एक ऐसा नंबर जिसमें जीरो प्लस सारे नेचुरल नंबर आए, वो क्या कहलाता है, वोल नंबर, पूर्ण संख्याएं। ठीक। और पूर्ण संख्याओं को नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ध्यान रखना, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोला जाता है। कई बार बुक वाला कंफ्यूजन, तो क्या आजकल यूज होने लग गया ये वर्ड, नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर बोल देता है, होल नंबर को नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल देता है। देखो इंटीजर, नेक्स्ट देखो इंटीजर शो करते हैं जेड या फिर आई से। ठीक, ऐसे नंबर जिसमें देखो जीरो प्लस माइनस का वन, प्लस का भी वन इंक्लूड हो और माइनस का भी। नेचुरल नंबर में ओनली प्लस के नंबर थे, ठीक, होल नंबर में ओनली जीरो प्लस प्लस के नंबर थे, है ना। इसमें प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर और एज इट इज, और ऐसे ही इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे। यानी सारे प्लस के नंबर, सारे माइनस के नंबर और जीरो, ये क्या होते हैं, है ना। लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में वन ही है सबके, वन के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। अब देखो इसका वेन डायग्राम बनाता हूँ। देखो सबसे पहले नेचुरल नंबर आया 1 2 3 4, उसमें मैंने जीरो और ऐड कर दिया, जो छोटे डब्बा के छोटे डब्बा छोटे डब्बे को बाउंड कर लिया किसने, होल नंबर ने। यानी एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ऐसे जा सकते हैं इस डब्बे के अंदर, ऐसे आना, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, सॉरी, एवरी नेचुरल नंबर इज ए, ऐसे आ सकते हैं, ऐसे जाना मना है। ऐसे मतलब कहने का मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर। लेकिन उल्टा हो गए तो गलत है, ठीक है। तो देखो इसमें नेचुरल नंबर में जीरो जोड़ा, होल नंबर बन गए, होल नंबर में माइनस के नंबर और जोड़ दिए तो इंटीजर बन गए। और इसमें तो सारे ही नंबर आते हैं, माइनस के भी प्लस के भी, नीचे वन भी रहता है और वन के अलावा डिनोमिनेटर में और कुछ। ये क्यूसी अलग है, क्यूसी में ऐसे नंबर जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, जैसे √3 √3 पाई ई, ये सब कैसे हैं, इरेशनल नंबर है। और दोनों ही, अगर मैं दोनों के सेट को बंद कर दूं तो जो कंप्लीट नंबर ये बना पूरा डब्बा, इसको बोलते हैं रियल नंबर। इसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। अब देखना, तो ये तो भाई 9th में भी पढ़ के आते हैं तो समझ आ गया होगा, अदरवाइज समझ नहीं आया तो कमेंट करके मेरे को बताएं। देखो अब थ्योरम नंबर 1.1 शुरू करते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, पूरी 1.1 इसी पर बेस्ड है ना, सिंगल थ्योरम पर। देखो नाम है यूक्लिड डिवीजन लीमा, या फिर डिवीजन एल्गोरिदम भी बोल देते हैं, यूक्लिड डिवीजन लीमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, या फिर विभाजन एल्गोरिदम, विभाजन एल्गोरिदम। देखो ध्यान से सुनना, देखो इसको समझाने के लिए देखो मैं ए और बी, दो इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर लेट करता हूँ, लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर, है ना। इस प्रकार है ना, इज दैट, देखो ए जो है वो जीरो से बड़ा, पॉजिटिव होगा तो जीरो से बड़ा होगा, और बी भी किससे, जीरो से बड़ा, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है तो जीरो से बड़े होंगे। और ए जो है वो बड़ा है बी से, यानी ए और बी तो दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन ए भी बड़ा है किससे, बी से। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, तो इन दोनों से देखो क्यू एंड आर दो यूनिक, यूनिक मतलब, यूनिक का मतलब होता है ओनली उसके जैसा कोई नहीं है, जैसे सन इज यूनिक, मून इज यूनिक, अर्थ इज यूनिक,
है ना। क्यू एंड आर के जैसा कोई नंबर नहीं मिलेगा, किसके लिए, ए एंड बी के लिए, सच दैट ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। ये देखो ये और कुछ नहीं है, डिवीजन एल्गोरिथम जो अपन 9th में पढ़ के आते हैं, डिवाइड। देखो ए बी से बड़ा है तो ए में बी का क्या कर रहे हैं, डिवाइड, और क्यू आया क्यूसेंट ये लिख रखा, और आर क्या है, रिमाइंडर। तो ऐसे ही लिखेंगे, जैसे देखो मैं एग्जांपल समझाता हूँ। 5 में तुमने 2 का डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 और बच गया कितना 1। 5 इक्वल्स टू ए है ना, 5 तो ये रहा ए इक्वल्स टू, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रखा है, बी क्यू 2 इंटू 2 और प्लस का रिमाइंडर 5 ही आ रहा है, और ये भी कितना है, 5 ही है, ये भी कितना है, 5 ही है। तो ये भाई डिवीजन एल्गोरिदम या फिर यूक्लिड डिवीजन लीमा है। और आर की वैल्यू हमेशा कितनी मिलेगी, या तो 0 मिलेगी या बी के बराबर। देखो कैसे, 5 में 2 का डिवाइड किया, 2 2 जा 4 और 1 रिमाइंडर आया। ये बी है, ये ए है, ये ए है और ये बी है, ये क्यू है और ये क्या है, आर है। अब सोचो अगर आर की वैल्यू बी के बराबर मिल जाए तो एक बार और नहीं डिवाइड हो जाएगा इसका, इसमें एक बार और हो जाएगा, यानी क्यू प्लस 1 आ जाएगा, एक और आ जाएगा, क्यू प्लस 1 आ जाएगा। इसलिए जो आर की वैल्यू है वो या तो 0 मिलेगी, कंप्लीट डिवाइड कर देगा ये, अगर ये 6 होता तो 0 मिलती, या फिर बी से तो हमेशा छोटी मिलेगी, डिवाइजर से हमेशा क्या मिलेगी, छोटी। तो देखो मैंने ये लिख रखा है, जो आर है उसकी वैल्यू या तो 0 या फिर 0 या 0 से बड़ी, है ना, 0 या फिर ग्रेटर देन 0, या बी से हमेशा कैसे मिलेगी, छोटी, डिवाइजर से छोटी। यही लिख रखा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो आर की वैल्यू हो सकता है 0 मिल जाए, 0 मिल जाएगा तो बी ए को कंप्लीट डिवाइड कर देगा, और हो सकता है 0 और बी के बीच मिले, 0 नहीं मिले तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर मिलेगा कुछ ना कुछ, लेकिन रिमाइंडर जो मिलेगा वो बी से तो छोटा ही मिलेगा। देखो ये लिख रखा है, केस फर्स्ट इफ आर इक्वल्स टू 0, आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, या तो 0 से और बी के बीच मिलेगी, 0 से और बी के। मान लिया आर की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली, देन वी से दैट बी डिवाइड्स ए, तो बी जो है वो ए को कम्प्लीटली विभाजित करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे शो करता हूँ, कम्प्लीटली बी डिवाइड्स ए, इसको पढ़ते हैं डिवाइड्स, यानी बी ए को कंप्लीट रूप से क्या करेगा, पूर्ण रूप से विभाजित करेगा बी डिवाइड से। इस केस नंबर सेकंड में ये लिख रखा है, इफ आर की वैल्यू देखो 0 से और बी के बीच मिली है, 0 नहीं मिली, 0 नहीं मिली, देन वी से दैट बी डज नॉट डिवाइड, बी डिवाइड नहीं करेगा, किसको डिवाइड नहीं करेगा, ए को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आए तभी तो होता है डिवाइड, और यहाँ पर तो इस केस में 0 था तो डिवाइड कर गया, इस केस में 0 नहीं है तो डिवाइड नहीं करेगा। इट इज डिनोटेड बाई बी डज नॉट डिवाइड, इसको पढ़ते हैं बी डज नॉट डिवाइड्स ए, यानी बी ए को विभाजित नहीं करता है, ठीक है। बी ए को डिवाइड करेगा तो इसको शो करते हैं ऐसे, बी डिवाइड से, यानी ए में बी का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, है ना। बी ए को कंप्लीट रूप से डिवाइड करेगा, विभाजित करेगा। देखो तो देखो नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं 2, देखो फाइंड क्यू एंड आर फॉर गिवन वैल्यूज ए और बी, ए और बी की वैल्यू दे रखी है, ए तो 73 और बी कितना 11। देखो अब अपने डिवीजन लीमा से निकाल सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, और ए और बी दो पॉजिटिव नंबर हैं, क्यू भी पॉजिटिव ही है, क्यू की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होएगी, और आर की वैल्यू 0 और किसके बीच मिलेगी, बी के बीच मिलेगी। तो देखना इसमें देखो ए बराबर, ए बड़ा है बी से तो डिवीजन लीमा अप्लाई किया ए और बी पर, तो 33 इक्वल्स टू बी की वैल्यू 11। ऐसा इंटीजर ढूंढो कि आर की वैल्यू किससे कम हो, बी से कम हो, तो 6 बी 66 तो ये हो गया, और प्लस का 7 73 हो गया, तो ए बराबर 11 मिल गया और बी बराबर 7। देखो 7 जो वैल्यू है वो किससे, 11 जो बी था उससे तो छोटी है, और 0 के इक्वल तो तब होती जब ये 11 73 को कंप्लीट रूप से क्या कर देता, डिवाइड कर देता। मान लो 77 होता तो फिर लिखता 77 इंटू 11 इंटू 7 प्लस 0, आर की वैल्यू तब मिलती 0, लेकिन कंप्लीट रूप से डिवाइड नहीं करे तो 6, भाई ऐसे ही तो करेंगे, 73 में 11 का डिवाइड किया 6 टाइम गया और बच गया कितना 7, तो ऐसे ही तो लिखेंगे 11 इंटू 6 प्लस 7, ये आर की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई यहाँ। नेक्स्ट में देखो ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू कितना है 4, तो देखो क्या लिखेंगे, ए 0 और ये देखो 0 में से तो किसी का भी डिवाइड कर दो, 0
4 का डिवाइड करें तो 0 पर 4 इंटू 0 0, और यहाँ पर भी क्या आ गया 0। सारे 0 हो जाएंगे, लेकिन क्या 0 नहीं है, बी 0 नहीं है, बी क्यू प्लस आर, तो क्यू भी 0 और आर भी 0। देखो 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नॉन जीरो नंबर। भाई 0 0 से डिवाइड नहीं होगा डिनोमिनेटर में, ये भी नोट डिफाइन है। डिनोमिनेटर में तो 0 आ ही नहीं सकता है, डिनोमिनेटर हर में 0 कभी भी आ ही नहीं सकता। अगर ऐसा 0 आया किसी के भी तो वो नॉट डिफाइन, अपरिभाषित फॉर्म हो जाएगी। तो देखो ये लिख रखा है 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नॉन जीरो नंबर। 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सबसे डिवाइड है। n नॉट इक्वल्स टू 0, बाकी कोई भी आ जाए नीचे डिनोमिनेटर में n, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। सबका आंसर क्या होगा 0, सबसे डिवाइड हो जाएगा कितनी टाइम्स 0 पर डिवाइड होगा, सबसे 0 पर। देखो एक और डेफिनेशन समझाता हूँ, HCF किसको बोलते हैं। देखो देसी भाषा में नॉर्मली अपन जो पढ़ते आए हैं HCF, देखो जिस भी नंबर का HCF निकाल रहे हो तो एक ऐसा नंबर आता है जो दोनों से ही क्या होगा, छोटा होगा। मान लो D आया, A और B का निकाला, ठीक है, D आया A और B का, ठीक है। एक पॉजिटिव इंटीजर होता है ये भी, D एक पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव ही मिलेगा HCF, हमेशा 0 से बड़ा मिलेगा, 0 से बड़ा मिलेगा, कभी भी 0 नहीं मिलेगा, कभी भी 0 नहीं। एक ऐसा नंबर जो दोनों को, एक ऐसा ग्रेटर नंबर, GCD बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को क्या करे डिवाइड, जो गिवन नंबर है दोनों को क्या करे डिवाइड, उसको बोलते हैं HCF। HCF जैसे 4 और 12 का HCF निकालूं तो दोनों से क्या मिलेगा, या तो दोनों ये छोटे वाले नंबर के इक्वल मिल सकता है, लेकिन छोटे वाले से तो छोटा ही मिलेगा। इक्वल भी मिल सकता है और छोटा भी मिल सकता है, ठीक। जैसे 2 और 4 है तो या तो 2 मिलेगा या 2 से छोटा, 2 और 3 का या तो 2 मिलेगा या 2 से छोटा। एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को क्या कर जाए, डिवाइड कर जाए। जैसे देखो मैं 12 और 30 का क्या पूछ रहा हूँ, HCF पूछ रहा हूँ, तो ढूंढो एक ग्रेटेस्ट नंबर जो दोनों को क्या करे डिवाइड, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो, समझ रहे हो, नहीं तो अन्यथा वो HCF अपना गलत हो जाएगा। देखो 2 आएगा क्या, 2, या 3 आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा 3। देखो 2 भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन 2 छोटा है 3 से, 3 भी तो डिवाइड कर रहा है, और मैंने बोला बड़े से बड़े नंबर, 3 4 जा 12 और 3 10 जा 30, तो वो होता है GCD। देखो डेफिनेशन भी लिख रखी है यहाँ पर मैंने, देखो ए पॉजिटिव इंटीजर हमेशा, जो GCD होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर HCF, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 4 नंबर, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। यानी HCF जो मिलेगा हमेशा 0 से क्या मिलेगा, बड़ा पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। सेड टू बी द GCD ऑफ A एंड B, कब कहलाएगा ये GCD A और B का, इफ देखो D A को भी डिवाइड करे और D B को भी डिवाइड करे, बड़े से बड़ा नंबर है। अब मान लिया मैंने कि एक और नंबर मिला C, जो किसको डिवाइड कर रहा है, A और B को। अभी 2 मिला था ना, 13 और किसके लिए, 13 और किसके लिए, 30 और 12 के लिए, 30 और 12 के लिए, ठीक। तो देखो देखना, तो C मान लो एक और नंबर मिल गया ऐसा जो A और B को डिवाइड कर रहा है, तो C D को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, C D को। जैसे 12 और 16 का जो HCF मिला वो कितना मिला, 16। ये 12 और 16 का जो HCF है वो 4, क्योंकि 4 बड़े से बड़ा नंबर है। 2 भी डिवाइड कर रहा है इस, देखो, और ये डेफिनेशन यहाँ लग रही है, 2 किसको डिवाइड करेगा, 4 को। बड़े से बड़ा नंबर होता है HCF, बड़े से बड़ा नंबर। तो आई होप कि आपको ये HCF और जो ये डिवीजन लीमा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम वाली थ्योरम 1.1 अच्छे से समझ आएगी होगी। तो कल देखो इस डिवीजन एल्गोरिदम से अपन क्या करेंगे, HCF निकालना सीखेंगे, HCF निकालना सीखेंगे। और उसके बाद देखो एग्जाम्पल हैं 1.1 से पहले 4 एग्जाम्पल, और 1.1 के क्वेश्चन सारे इस HCF पे और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पर ही बेस्ड है सारे क्वेश्चन। तो करते हैं फिर कल स्टार्ट, थैंक यू।